नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है बोधायन एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल है, यानी कि इसी दिन भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी के साथ हुई थी। तो आज ये बहुत ही अच्छा पवित्र दिन है और आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना साइंस का जो सिलेबस जो अपना बचा हुआ था, आज अपन उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बजरंगबली के जो बड़े मंगल का जो सबसे बड़ा जो आज का भगवान का जो पवित्र दिन है, इसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी से आज अपन अपना ये पहला जो है वीडियो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। तो साइंस के फिजिक्स जो है उसमें आज अपन लाइट के चैप्टर की बात करेंगे और लाइट का चैप्टर जो है उसे आज अपन शुरू करने वाले हैं। इसे अपन बेसिक से पढ़ेंगे और वन डे के एग्जाम में, यानी कि पटवार, पुलिस, आपका एसएससी जीडी है, चाहे एमटीएस हो, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे आपका राजस्थान का थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो, सीटेट हो, किसी भी एग्जाम में जहां आपसे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस जहां आपसे पूछा जाता है, उसमें ये इसी सिलेबस में से आपसे वो सवाल पूछेगा और उसी के बेसिक से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। पहले जैसी जो है बेहतरीन जो क्लासेज आपको मिली वैसी क्लासेज आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज अपन शुरू करते हैं। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है लाइट, यानी कि लाइट, जिसमें आज अपन बात करेंगे कि अपना रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश में जो घटनाएं घटती हैं, बेसिकली प्रकाश में आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि आपका अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इस तरह की प्रकाश की घटनाएं घटती हैं। लेकिन आपके जो वनडे जो एग्जाम होते हैं, यानी एक दिवसीय जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जहां आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां आपसे पूछे जाते हैं, उसमें हमेशा ही वो आपसे इन दो लाइट की दो घटनाओं पर बात करता है, एक रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है रिफ्रैक्शन। तो दो अपन ये पढ़ेंगे, इन्हीं के ऊपर अपन फोकस करेंगे कि इनमें से वो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा चैप्टर होता है ये फिजिक्स में, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, तो अपन इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पहले की तरह अपने जो जुगाड़ हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे, आपको कुछ भी रटना और याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपन देखते हैं। सबसे पहला है कि प्रकाश जो है वो क्या होता है, यानी हम प्रकाश किसे कहते हैं, ये यहां सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है। आपने प्रकाश ऊर्जा पढ़ी होगी ऊर्जा के चैप्टर में। तो प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा का रूप होता है और इसी से ही हमें वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। यानी जब आप मुझे देख पा रहे हैं, यानी जब प्रकाश जो है वो जब आपके स्क्रीन के ऊपर गिर रहा है और वहां से वो परावर्तित होकर, वहां से वो टकराकर जब आपकी आंखों के ऊपर जा रहा है, तो ही आपको वो वस्तु दिखाई दे रही है। यानी कि प्रकाश जब परावर्तित होगा, परावर्तित होने के बाद जब आपकी आंखों पे गिरता है, तो वो वस्तु जो है वो दीप्त होती है, यानी कि वो वस्तु विजिबल होती है और आप उसको देख पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है, ये मैंने आपको बताया, तो प्रकाश को परावर्तित कर देता है और जब परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में प्रकाश हमेशा चलता है, सीधी रेखा में चलता है। आगे प्रकाश की सामान्य घटनाएं हैं: छाया का बनना, दर्पणों और लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का बनना आदि प्रकाश की क्या होती हैं? घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है प्रकाश का। यानी जब भी देखो लाइट आ रही है और वो लाइट किसी वस्तु पर गिर रही है, यहां से टकराने के बाद जब वो आपके पास गई तो आपको ये वस्तु विजिबल हुई, यानी ये वस्तु आपको दिखाई दी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश का स्रोत है, यानी कि एक बल्ब है, ये जल रहा है और ये बैटरी से जल रहा है, यानी ये किसी बैटरी के ऊपर जब गिरा, यहां से प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों के ऊपर गया, तो ये वस्तु आपको विजिबल हुई, यानी ये वस्तु आपको दिखाई दी। अगर ये यहां पे प्रकाश नहीं गिरता, प्रकाश लौट करके आपकी आंखों के ऊपर नहीं आता, तो ये वस्तु आपको दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से कुछ और फिगर अपन ने रखे, ये बातें आप अपन समझेंगे
कि ये जो एग्जाम्पल्स, जो फोटोज आपके सामने रखी हैं, इनका क्या सेंस है, इनको अभी अपन आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से पहले अपने को यह देखना है कि अपना जो प्रकाश है उसकी चाल क्या होती है। बेसिकली ये सवाल बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको देखना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर से सबसे पहला सवाल यहीं से ही बनता है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि प्रकाश की चाल क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जब आएगी तो उस समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि भाई प्रकाश जो है वो जब अलग अलग माध्यम से गुजरता है तो उसकी चाल भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो उसकी चाल में क्या परिवर्तन आता है, क्या उसकी चाल में आपको बदलाव देखने को मिलता है, यहीं से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों को अपने को देखना है। तो वो प्रकाश की चाल में आपसे पूछता है कि बताइए प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितनी होगी। यानी उसका पहला सवाल है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होगी। तो इस तरीके से वो आपसे क्या करेगा, सवाल पूछेगा। तो दूसरा आपसे पूछता है कि बताइए जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। अगला सवाल हो सकता है कि बताइए तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि बताइए कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद में होता है कि पत्थरों के मिश्रण में प्रकाश की चाल कितनी होगी, पत्थरों के मिश्रण में। और अगला हो सकता है कि नायलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होगी। इस तरीके से कुछ आपको वो बातें पूछेगा कि बताइए इनके अंदर प्रकाश की चाल क्या हो सकती है। तो उनको आपको यहां पे बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो इसको अपन समझते हैं, एक बेसिक से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि आप देखिए कि जब भी आप इस पे बात करेंगे तो आपको एक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आपके ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए एक चीज है निजता। क्या है निजता? निजता हिंदी भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेसी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइवेसी कहते हैं। आपने सबने देखा होगा, आप जब फेसबुक चलाते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, सब जगह लिखा आता है कि प्राइवेसी से संबंधित उसमें एक बिंदु आता है जिसमें आप जाकर के चूज करते हैं कौन मेरा फोटो देखना चाहिए, कौन मेरा स्टेटस देखना चाहिए, किसको मैं स्टेटस नहीं दिखाना चाहता हूं, किसको मैं अपना लास्ट सीन नहीं दिखाना चाहता हूं। इस तरह की चीजें आती हैं जो प्राइवेसी से संबंधित होती हैं। तो ये जो प्राइवेसी से संबंधित जो चीजें होती हैं ये क्यों होती हैं? अक्सर हम देखते हैं कि हमने मान लो कोई स्टेटस लगाया और हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि वो हमारा निजी मसला है। यानी वो हम कहते हैं कि ये तो मेरी पर्सनल जिंदगी का भाग है, यानी ये मेरा निजी मसला है। और जब आपका निजी मसला होता है तो आप किसी को वो दिखाना चाहते हैं और किसी को आप नहीं दिखाना चाहते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम प्राइवेसी पे जाते हैं और प्राइवेसी को हम चूज करते हैं। यानी निजता का वहां बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि हम किसी को स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हैं और वो हमारा पर्सनल स्टेटस है और वो किसी ने देख लिया, तो उससे क्या होता है कि हमारी निजता भंग हो जाती है। और जब हमारी निजता भंग होती है तो निजता भंग होने की वजह से जैसे ही हमें पता लगता है एकदम से कि ये स्टेटस किसी ने देख लिया है, तो हमारी निजता भंग होते ही हम क्या करते हैं? कांप उठते हैं। क्या होते हैं भाई? कांप उठते हैं, यानी कि कांपना यहां शुरू हो जाता है। यानी जब भी निजता आपकी भंग होगी तो वहां पे क्या होगा कि आदमी एकदम से कांप उठेगा। तो यहीं से अपने को इस सवाल को पकड़ना है और यहीं से अपने को इसका क्या निकालना है? आंसर निकालना है। तो देखो रटने की जरूरत नहीं है, नहीं याद करने की जरूरत है। आप ये इसकी चाल कितनी होती है आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। किस माध्यम में, उस माध्यम का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये आपको खुद ही बताएगा। तो देखो निजता और कांपना, हमने दो शब्द यहां पकड़े हैं। तो देखो दोनों शब्द आपको खुद ब खुद बताएंगे। देखो सबसे पहले नी, उसके बाद जय और तीसरा है तय। यानी कि हमने इन तीनों के बीच में ये शब्द पकड़ लिए जो हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि निजता, और उसके जस्ट बाद हमारे सामने दूसरे शब्द हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारे बीच में बन गया कांपना। तो दो शब्द हमारे साथ यहाँ पे बन गए हैं, निजता और कांपना। इन दोनों से हम अभी समझेंगे
कि इसका मतलब यहां पे क्या है। तो देखिए निजता और कांपना, यहां पे हम लिख रहे हैं कि नी जय ता, उसके बाद में कांपना, ये हो गया ये लो निजता कांपना। ठीक है, तो अब इसको देखना है। अब आपने हमेशा हमेशा आपने प्रकाश की चाल आपने 6 क्लास से लेके पढ़नी शुरू की है और जीवन में अनेकों बार आपने पढ़ ली है, और वो पढ़ने के बाद आपके निर्वात में क्या चाल है ये आपको सबको याद है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये सबकी पड़ी हुई है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो जब ये चाल आपकी पड़ी हुई है तो अब इसी से हम पकड़ेंगे और उस निजता कांपना से हम शुरू करेंगे कि कैसे आपको प्रकाश की चाल याद रह सकती है विभिन्न माध्यमों में। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका निर्वात, यहां पे ये क्या बनेगा आपका निर्वात बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया निर्वात। उसके बाद में ये आपका हो गया है जल, ये आपका हो गया है तारपीन का तेल, ये है तारपीन का तेल। उसके बाद में आपका है कांच, और यहां पे बनेगा ये पत्थरों का मिश्रण, यहां पे बनेगा पत्थरों का मिश्रण, और इधर आपका होगा नायलॉन, ये आपका नायलॉन। बेसिकली ये आपके विभिन्न माध्यम है जिसमें हमें प्रकाश की चाल से संबंधित सवाल पूछेगा। देखिए सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि वो आपको ये बोलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, और आपको ए बी सी डी में आपको 4 अलग अलग मान देगा। वो मान आपको वही देगा जो इनके मान होंगे, क्योंकि अगर वो मान गलत देगा तो अगर आपने कभी सुना ही नहीं होगा तो आप आसानी से उसको क्लिक कर देंगे, और एग्जामिनर कभी ऐसा नहीं चाहता कि आपका भला हो जाए और आप बहुत जल्दी हर क्वेश्चन का जवाब दे दें, ऐसा वो कभी भी नहीं चाहता है। दूसरा वो आपको सवाल ये दे सकता है कि इधर का कोई मान लिख देगा और आपको बोलेगा कि ये निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। इसका साधारण सा मतलब ये है कि हमें इन दोनों के बीच में ही जो रिलेशन है उसे हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब जल आएगा तो इधर क्या आएगा, और इधर जो आ रहा है उसके बदले में इधर मान क्या आएगा। तो इन दोनों को अपने को दिमाग में रखना है, याद और रटने की आवश्यकता नहीं है, जुगाड़ आपको खुद ही बता रहा है। दूसरा है जल। तो देखो आपको ऐसा करना है कि इसमें चौथे हिस्से का यानी 4 के अंक का बड़ा योगदान है, यानी ये यहां पे है 3 और 3 के जस्ट बाद आएगा कौन 4, तो 4 के अंक का बड़ा योगदान है, और उस 4 के अंक को हम डिक्रीज मोड पे लेके जाएंगे, यानी घटाते हुए मोड पे हम उसे लेकर के आएंगे। तो देखो 4 है, आगे के मान में कोई हेराफेरी नहीं है, आगे उतना ही आएगा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सिर्फ जो गड़बड़ कर रहे हैं हम वो 3 में कर रहे हैं, क्योंकि 3 के बाद आता है 4 और उस 4 के अंक का ही यहां पे सारा खेल है। तो अगला हम जल में देखेंगे तो इसमें से जैसे ही मैं कम करूंगा तो कम करते ही इसका मान हो जाएगा 2, इसका मान क्या होगा 2, यानी 2 से अगला डिजिट कौन है डिक्रीजिंग मोड में, कौन है 2, 3 से डिक्रीजिंग मोड में सॉरी कौन है 2। ठीक है, तो 2 आ गया। तो अब इसका चौथा हिस्सा क्या होगा 25%। भाई 25 जो है 0.25 जो है वो क्या है आपका चौथा हिस्सा है। तो जैसे ही हमने चौथे हिस्से पे यानी 1/4 किया तो यहां पे 1 का, क्योंकि 2 और 2 में 1 जोड़ा तो बन गए 3, अब जो 1 है उस 1 का चौथा हिस्सा हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब फिर से वही चौथे हिस्से की बात हो रही है, तो 2.04 ये भी क्या है 10 के अंक का मामला है। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो अब डिक्रीजिंग मोड पे है, चूंकि 3 2 25 फिर 2.04, तो अब ये 4 हटेगा, अब क्योंकि डिक्रीजिंग मोड पे है तो 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद फिर से इसी वाले मान को फिर घटाओ, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा, जैसे माइनस करेंगे तो 1, और इसको घटाएंगे तो बनेगा 0.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और लास्ट वाले का मान भी यही होता है। तो यहां आपको याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद ही बता रहा है कि उसका मान क्या है। तो आपसे प्रतियोगी परीक्षा में जब भी कोई सवाल पूछे कि जल में जो है प्रकाश की चाल क्या होगी, तो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, तो इस तरीके से आपको ये देखना है। आपको ऐसे भी एक सवाल पूछ सकता है, आपको वो 4 नाम देगा निर्वात, जल, तारपीन का तेल और कांच, आपको बोलेगा निम्न में से प्रकाश की चाल सबसे कम किस में है।
तो आपको उन्हीं चार में देख करके बताना है कि उनमें चार में कौन से में कम है, कौन से में ज्यादा है। वो आपको ऐसा भी कर सकता है 1 2 3 और 4, ये चार ऑप्शन दे दे। वो ऐसा भी कर सकता है कि आपको 1 2 3 और 4, ये बीच के चार भी दे सकता है। तो उसमें से आपको ये बताना है। याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मान होते हैं, देखिए इनको अगर आप याद करेंगे तो इनके जैसे आप याद करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, और उस कंफ्यूजन की वजह से क्या होगा कि आप सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए रटना नहीं है, नहीं याद करना है। कितनी चीजों को रटोगे, रट नहीं पाओगे, इसलिए सिर्फ उसका जुगाड़ दिमाग में रखो। जुगाड़ आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसका वास्तव में कैसे करके अपन इसका आंसर कर सकते हैं। और एक बार अगर आप जुगाड़ को समझ गए तो आप इसे कभी भी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो यहां तक की ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अपना प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं, इसको आज हमें समझना है। तो देखिए, प्रकाश की मैंने आपको बताया कि कुछ घटनाएं होती हैं जिनमें से हमारे लिए प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दो तरह की घटनाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको अपने को देखना है। तो हम इधर देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश दर्पण जैसी अत्यधिक पॉलिश वाली सतह पर गिरता है तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश जब किसी चमकीली सतह पर गिरता है, प्रकाश जब भी किसी चमकीली सतह पर गिरता है तो चमकीली सतह पर गिरने के पश्चात वह एक दूसरे माध्यम, वह एक दूसरी दिशा में लौट जाता है, और विज्ञान में यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और प्रकाश के परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जिस सतह पे वो गिरता है उसकी सतह पर एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई हुई होनी चाहिए। यानी जब परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होगी तो ही प्रकाश जो है उससे टकराकर दूसरी दिशा में लौटेगा, नहीं तो नहीं लौट पाएगा। यानी आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं कि आपने कोई कांच रख दिया है, कोई बिल्कुल ऐसा प्लेन कांच है, बिल्कुल समतल कांच है, और उस कांच के ऊपर जैसे ही प्रकाश गिरेगा तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, वो उसके बीच में से सीधा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। लेकिन अगर उस कांच के एक तरफ आपने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, यानी एक ऐसे पदार्थ की पॉलिश कर दी जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, तो उसके दूसरे तरफ जब भी प्रकाश गिरेगा तो वो वहां से क्या हो जाएगा, एक दूसरे दिशा में लौट जाएगा। यानी जिसका इस्तेमाल आप घर में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं उसे कहते हैं दर्पण। और दर्पण हमेशा ऐसे ही बनता है कि कांच की किसी एक सतह पर अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा हिस्सा परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो जो दर्पण जो होता है वो आपके प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट अपन जिसे कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एक उत्पाद है, जिसकी वजह से प्रकाश के परावर्तन की घटना घटती है। तो ये बेसिक बात आपको समझनी है। अब जो आपका जो प्रकाश का जो परावर्तन है, इस प्रकाश के परावर्तन में आपको समझना है, बेसिक बातें समझनी है, उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आगे आता है कि आपके लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आपके प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ये नियम क्या कहते हैं, इनको अपन समझते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो एक बार समझते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक बात को समझते हैं। देखिए कि ये एक क्या है, प्लेन मिरर है। पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये कोई एक सतह है, यानी कि एक दर्पण है और दर्पण की एक सतह है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस सतह के ऊपर, ये जो सतह है, इस सतह के ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है, प्रकाश की किरण। आने वाली किरण, याद करने की जरूरत नहीं है, आने वाली किरण जो है वो क्या कहलाएगी, आपतित किरण। क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आने वाली किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। याद करने की जरूरत नहीं है, आ से आने वाली किरण, आ से ही आपतित किरण होती है। बीचों बीच में क्या है, एक अभिलंब है। बीचों बीच में क्या है, एक अभिलंब है, और अभिलंब हमेशा ही क्या होता है, आपके आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना करके रखता है। ये क्या करेगा भाई, आपके आधार के साथ, यानी जो बेस है उस बेस के साथ जो परपेंडिकुलर है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बना के रखेगा। तो आपको इस बात को समझना है।
अब जैसे ये आया, यहां से जितना एंगल आपके लंब के साथ में इस आने वाली किरण ने जो बनाया है, जो कोण बनाया है, ठीक उतने ही कोण पे ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। यानी इसका भी उतना ही एंगल होगा जिस एंगल के ऊपर ये प्रकाश की किरण आई थी। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों का जो आपका जो मान होगा, दोनों के कोण का जो मान होगा, वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए वो इस दिशा से आई और इस दिशा में वापस लौट गई है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब ये घटना जो घटी, यानी ये जो घटना घट रही है, उस घटना को अपन कहते हैं परावर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आपकी जो ये जो प्रकाश की जो आपकी आपतित जो किरण, आपका जो परावर्तन की जो घटना है और आपके अपवर्तन की जो घटना है, इन दोनों में बेसिकली सामान्य से डिफरेंस क्या है, या कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना। परावर्तन की जो घटना है वो बेसिकली आपको इतना समझना है, इसको तोड़ दो, तोड़ते ही जुगाड़ बनेगा। इसको तोड़ो तो परा प्लस वर्तन, दो शब्द बन रहे हैं। यहां पे अपने को देखना है परा। परा इन द सेंस यहां बनेगा परे, और परे का सेंस क्या है, किसी चीज को धक्का देना। यानी आप किसी को कहते हैं कि आप मेरे से परे हट जाओ, यानी कि आप मेरे से क्या हो जाओ, दूर हट जाओ। और जब वो दूर हट रही है तो उसी को क्या कहते हैं, परे कहते हैं, और उसी से संबंध मिलाकर के शब्द बना परावर्तन। तो जो प्रकाश की किरण आए और आने के बाद परे हट जाए, देखो नजदीक थोड़ी जा रही है कि जो आई थी और वापस चली गई, ऐसा नहीं है। आई थी और देखो इससे परे हट गई है और ये वापस इधर इधर इस दिशा के अंदर चली गई है। तो यानी जहां परे प्रकाश की किरण परे हो जाए, दूर हो जाए, हट जाए, उसको अपन कहते हैं परावर्तन। तो जब यहां पे इस बिंदु पे जब प्रकाश के परावर्तन की घटना घट गई है, तो घटने के पश्चात अब इस किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहेंगे मित्रों, परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये आपकी हो गई है परावर्तित किरण। तो आपको समझना है, परावर्तन के पश्चात जो किरण जाएगी उसे हम परावर्तित किरण कहेंगे, और जो किरण आ रही है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। बेसिकली यहां दो बातें आपको दिमाग में रखनी है कि आने वाली किरण आपतित किरण, और परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। बेसिक बात आपको समझनी है। अब आता है कि ये जो आपका अभिलंब है बीच में, इस अभिलंब के, ये जो अभिलंब बना है 90 डिग्री का जिसने एंगल बनाया है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहते हैं आई, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, उस कोण को हम कहते हैं आर। तो यहां तक आपको समझना है, याद करने की जरूरत नहीं है। आने वाली किरण आपतित किरण, आपतित किरण, और जो किरण आ रही है वो, और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण। तो किरण के लिए हम क्या बोल रहे थे कि आई, यानी आने वाली किरण आई, तो वो क्या बन गया है, आई, और जो दूसरी तरफ है वो आपका कोण क्या हो गया है, आर हो गया। चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, आपके परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जो कोण बनेगा उसे हम दोनों ही कंडीशन में क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आर से स्टार्ट होते हैं। और इंसिडेंट रे चाहे आपके आपतन में हो, चाहे आपके अपवर्तन में हो, चाहे आपके परावर्तन में हो, हमेशा आई लिखा जाएगा, क्योंकि आपतित किरण को इंसिडेंट रे हम कहते हैं, वो आई से ही डिनोट की जाएगी। यहां तक की बेसिक बातें थी जो आपके समझ में आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश के आपके परावर्तन की घटना है जिसको हमें देखना है। यहां पे देखिए आप कि ये आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। देखो ये वाला मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल क्या होगा, हमेशा ही यहां देखना है आपको। देखो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल यहां पे बन गया, ये जो एंगल है ये आपका क्या कहलाएगा, कोण आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोण आई। और ये किसके बीच में बना है एंगल, ये किसके बीच में बना है, आपके इंसिडेंट रे और आपके बीच में जो अभिलंब है, जो इक्वल है, उसके दोनों के बीच में जो एंगल बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, यानी कि आपतन कोण इसको बोला जाता है। ये आपतन कोण आपका हमेशा ही आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनेगा, और आपका रिफ्लेक्टेड रे और इक्वल्स के बीच में जो कोण बन गया उसे हम कहते हैं कोण आर, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको दोनों चीजों को समझना है
कि ये आपका कोण आई और ये आपका कोण क्या है, आर है, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नीचे प्लेन मिरर है यानी कि बेस है। तो ये आपको बेसिक चीज को देखना। दूसरा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दर्पण का अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों ही एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ये आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान में रखना है। तो देखिए इन दोनों एग्जांपल्स को आप समझ गए हैं कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर। ये दोनों कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होगा, ये आपको यहां पे समझना है। तो अब जो वो परीक्षा में आपसे सवाल पूछेगा, वो सवाल आपसे क्या पूछ सकता है उसको आप देखिए। उसने कहा कि कोई दर्पण है या फिर कोई परावर्तन की घटना हो रही है, उस परावर्तन की घटना में वो कह रहा है कि कोई परावर्तन की घटना, उस परावर्तन की घटना में एंगल आई जो है, एंगल आई की बजाय वो आपको लिख करके दे सकता है कि आपका जो आपतन, आपका जो आपतित जो किरण है यानी कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे और बेस यानी कि आधार, इंसिडेंट रे व आधार यानी कि उसका जो बेस है और इंसिडेंट रे है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है और उस एंगल का जो मान है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका मान है यहां पे 30 डिग्री। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए एंगल आर का मान कितना होगा। उसने आपसे ये सवाल पूछा है, तो ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, तो आपको वो एक ऑप्शन देता है ए, बी, सी और डी, चार आपको उसने यहां पे क्या दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल हैं उनको देखिए, आपको मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन आपको देता है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आपको वो देता है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन वो आपको देता है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन वो आपको देता है 20 डिग्री। उसने आपसे चार उसने आपको ऑप्शन दिए हैं। इन चार ऑप्शंस को आपको समझना है कि इनमें वो आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए चार ऑप्शन उसने आपको दिए कि आपतित किरण और आधार के मध्य 30 डिग्री का एंगल है, तो बताइए एंगल आर की वैल्यू यहां पे क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको देखना। बेसिकली हर विद्यार्थी देखता है कि एंगल आई क्या होता है, एंगल आई क्या है, एंगल आर के बराबर है। हर विद्यार्थी इस बात को देखता है कि जब आई आर के बराबर होगा तो वो समझता है कि यहां पर 30 डिग्री का मान है, तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे कि एंगल आर का मान भी क्या कर देंगे, 30 डिग्री कर देंगे। लेकिन ये हमेशा ही क्या होता है, गलत। उसका रीजन होता है, मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्रकाश की किरण आई, ये जो प्रकाश की किरण है ये चली गई है, ये इसका बेस है। अब इस पे आपको समझना है कि वो जो 30 डिग्री जिसकी बात कर रहा है ना, वो 30 डिग्री आपको वो कह रहा है कि आपका आधार, ये वाला, ये जो है आपका आधार है, वो कहता है कि आपके आधार और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का मान है, ये कह रहा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि अभिलंब है और अभिलंब से इस बेस के बीच में जो एंगल बना, इस एंगल का मान है 90 डिग्री। तो जब इसका 90 डिग्री होगा और इसका 30 डिग्री होगा, तो हम जानते हैं कि इसका 30 होगा तो यहां भी क्या होगा, 30 होगा। और इस पूरे का कितना है, 90, तो 90 में से 30 अगर जाएगा तो इसका मान बचेगा 60। तो अगर इसका 60 होगा तो इसका मान भी कितना होगा, 60। तो अब हमें समझना है, इस सवाल से हमें समझना है कि यहां पे वो ये नहीं कह रहा है कि आपतित किरण और आधार का मान कितना है, वो ये कह रहा है बेसिकली कि आपका एंगल आई का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। तो अगर वो 60 होगा तो एंगल आर का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपको ये समझना है। देखो बेसिकली आपको ये समझना है कि वनडे जो एग्जाम होते हैं, यानी जहां सिर्फ आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करता है, जहां पे वहां आपसे वो क्यों पूछता है इस तरह के सवाल, क्या जरूरत है। मान लीजिए आप राजस्थान पुलिस में लग गए, अब राजस्थान पुलिस में लगने के बाद या आप दिल्ली पुलिस में लग गए, उसके बाद आप किसी अपराधी को पकड़ेंगे और पकड़ते आप उससे सवाल पूछेंगे कि बता आपतित किरण और आधार के मध्य 30 डिग्री का कोण है, तो कोण आर का मान क्या होगा। क्या आप ऐसे सवाल पूछेंगे, कभी नहीं। तो आपसे क्यों इसके आधार पे आपसे प्रतियोगी परीक्षा में आपसे सवाल पूछ के आपकी नियुक्ति की जाती है, ऐसा क्यों होता है, इसको समझिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन पूछता है, यहां सिर्फ और सिर्फ वो एग्जामिनर हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई एक भावना जुड़ी होती है, कोई ना कोई एक उसका एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन बनाया है
उसकी एक मंशा छिपी होती है और आपको वही पकड़ के लानी है। यानी जब आप किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो वो आपको कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा, आपको उसकी बातों से अपने तार्किक अपने जो है ज्ञान का इस्तेमाल करना है और आपको समझना है कि इस क्वेश्चन के पीछे, इस बात के पीछे उसका क्या लॉजिक हो सकता है या कौन सी बात छुपी हुई है, तो आप उस चीज को पकड़ पाएंगे। इसलिए आपसे हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परीक्षा वनडे के एग्जाम में होती है। यहां उसने आपसे कहा कि आपतित किरण और आधार के मध्य 30 डिग्री का कोण है, जबकि हमें समझना है कि एग्जामिनर ने इसके पीछे एक बात छुपाई है और उसकी बात क्या है कि कोण आई का मान या फिर अभिलंब और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण के मध्य 60 डिग्री का कोण है। ये बात वो यहां कहना चाहता था और उसी बात को हमें यहां पे पकड़ना था। यानी हर क्वेश्चन के पीछे एग्जामिनर जो है वो कोई ना कोई एक ऐसा पीछे लॉजिक छुपाता है और उसी लॉजिक को आपको पकड़ना होता है। अगर आप उसको पकड़ नहीं पाए तो आपके इनमें से आंसर कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, यहां तक का सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट बिंदु पर अपन चलते हैं। अगला है आपसे पीछे का हो गया है। अब आता है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है समझिए। समतल दर्पण को, समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, आप उसको समझिए कि यानी कांच, जब मैंने आपको बताया कि कांच जो है, कांच के ऊपर जब प्रकाश गिरेगा और उसके एक हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की हुई है। किसकी पॉलिश की हुई है? परावर्तक पदार्थ की। तो जब परावर्तक पदार्थ और सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ का एग्जाम्पल होता है चांदी। क्या होता है भाई? चांदी। पता नहीं कितनी बार इस सवाल को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बताइए सबसे अच्छा परावर्तक पदार्थ कौन सा होता है, तो आप उसका आंसर देंगे चांदी। यानी अगर कांच के ऊपर, कांच के एक हिस्से पर आप चांदी की पॉलिश कर देंगे तो वो आपके परावर्तन की घटना के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण को परावर्तित करने का काम करेगा। ठीक है, तो आप कभी भी अपने घर पे जब किसी दर्पण को देखते हैं तो आप उसके पीछे देखना कि उसके पीछे कोई कलर किया हुआ होता है। उस कलर को जैसे ही आप थोड़ा सा उतारेंगे तो उसके पीछे आपको हमेशा चांदी कलर की पॉलिश की भी मिलती है। चांदी की नहीं होती है, लेकिन वो चांदी के जैसे कलर की पॉलिश की जाती है ताकि वो सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण को परावर्तित कर पाए, जिसमें आप अपना इमेज देख पाए। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा क्या है, परावर्तक पदार्थ का, सबसे अच्छे परावर्तक पदार्थ का क्या है, एग्जाम्पल है। अब आप समझिए कि समतल दर्पण। अब एक सवाल है यहां पे, बहुत अच्छा सवाल है कि आपके जो दर्पण जो होते हैं, ये दर्पण आपके कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक सवाल है कि दर्पण के प्रकार। भाई दर्पण किसे कहते हैं ये तो आपको पता है, यानी कांच की किसी एक सतह पर अगर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो कांच की दूसरी सतह परावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है, उसे हम कहते हैं दर्पण। यानी आप ऐसा समझिए, कांच है, उस कांच के एक हिस्से पर आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये वो हिस्सा है जिसपे आपने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की है और ये वो हिस्सा है जिसमें आपको अपना चेहरा दिखाई देगा, यानी इसे हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ की भांति। यानी वो पृष्ठ जिसके ऊपर प्रकाश की किरण गिरेगी तो वो यहां से क्या करेगा कि उसको दूसरे किसी दिशा में उस किरण को परावर्तित करने का काम करेगा। तो इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ और ये वो भाग है जिसके ऊपर क्या किया गया है, पॉलिश की गई है। अब हम दर्पण जो है, वो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हमें समझना है। बेसिकली आप या तो ऐसा आंसर देते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कि कौन से, तो आप कहते हैं कि एक उत्तल दर्पण होता है और एक क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। या फिर आप ये कहते हैं कि दर्पण जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। बोले एक तीसरा कौन सा, कि एक समतल दर्पण होता है, आप ऐसा कहते हैं। तो या तो आप ये एक आंसर देंगे और या आप इसको मिला करके एक आंसर देते हैं, ऐसा आपका जवाब होता है। लेकिन आपके दोनों ही जवाब यहाँ क्या होते हैं, गलत होते हैं। उसका रीजन होता है कि दर्पण सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कैसे कैसे समझिए। अब आप बोलेंगे दो तो हमने बताए थे कि एक ये और एक ये, नहीं, और इन ऐसा कॉम्बिनेशन आप छांट नहीं सकते और नहीं आप इसको पहले को और तीसरे को लेंगे, क्योंकि ये तो आपने सुना ही नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन तो होगा ही नहीं। अब आप समझिए कि क्या कॉम्बिनेशन होता है।
तो ये होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं आपका समतल दर्पण, और दूसरे प्रकार के जो दर्पण होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं भाई? गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण होते हैं, इस गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, वो एक ये और एक ये, यानी गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि दर्पण जब आपसे पूछे, सामान्य सी बात आपको पूछे कि दर्पण के कितने प्रकार होंगे, तो आपको कहना है कि दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। आपसे वो सवाल पूछे कि बताइए गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार उत्तल दर्पण और दूसरे प्रकार का नाम है अवतल दर्पण। तो ये वो आपसे बेसिक बातें पूछता है कि एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर है, दो प्रकार के मिरर होते हैं। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, समतल दर्पण को भी पढ़ेंगे और हम गोलीय दर्पण को भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। दो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए प्लेन मिरर की बात करते हैं। अब देखो, प्लेन मिरर यानी हमने बोला कि कोई कांच है, कांच की एक सतह पर हम